हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था मोशनल ईएमएफ। तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं मोशनल ईएमएफ को। और याद है कि मोशनल ईएमएफ के लिए हमने एक फॉर्मूला सीख लिया था ना, लेकिन वो स्पेशल केस का फॉर्मूला था। क्या था वो स्पेशल केस? एक बार फटाफट देख लेते हैं कि अगर हमारे पास इस रीजन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो इनटू दी प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड के प्लेन के अंदर है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर इस रीजन में हम किसी भी एक कंडक्टिंग रॉड को जिसकी लेंथ L है उसको अगर हम ऐसे मूव करा रहे हैं, और इस केस में हमें क्या दिख रहा है कि L वेक्टर, V वेक्टर और B वेक्टर, ये तीनों वेक्टर्स आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पे B एंगल 90 है, B वेक्टर ऐसा है, B वेक्टर ऐसा है, एंगल 90, L वेक्टर ऐसा, V वेक्टर ऐसा, एंगल 90, L वेक्टर ऐसा, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड ये V वेक्टर ऐसा, एंगल 90। तब इस रॉड की जो एंड्स हैं इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ डेवलप हो जाता है, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। उस ईएमएफ की वैल्यू आती है BVL, है ना। उसका फॉर्मूले का हमने डेरिवेशन देख लिया था सिंपल सा, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका तुम्हें मैंने बताया था फॉर्मूले के डेरिवेशन का, और मैंने फिर ये भी बताया था कि कौन सा एंड पॉजिटिव कौन सा एंड यहाँ नेगेटिव होगा। तो तुम फाइनली राइट हैंड पाम रूल से बता सकते हो। अगर ये फिंगर्स तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड की ओर लेके जाओ, थंब को कंडक्टर की वेलोसिटी की ओर लेके जाओ, तो ये जो पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो बताएगा पॉजिटिव साइड। तो ये एंड तुम्हारा पॉजिटिव होगा और ये एंड तुम्हारा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहां पर अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या सीखनी है कि अब मैं ये ध्यान रखना है कि जब भी एक यहाँ कंडक्टिंग रॉड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, जब भी एक कंडक्टिंग रॉड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, और इस केस में ऐसा हो रहा है कि ये तीनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर, तो ये फॉर्मूला है। इट मींस कि अगर ये आपस में परपेंडिकुलर ना हो तो क्या फॉर्मूला है, पहली चीज उस पर फोकस करते हैं। तो क्या फॉर्मूला है ना। मतलब कि अब हम लोग यहाँ पर जनरल केस की बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक जनरल केस की बात कर रहा हूं कि मेरा अगर ये जो रॉड है या वायर है वो स्ट्रेट नहीं है। एक तो वही चीज है कि हमने एक आर्बिट्रेरी शेप ले लिया, एक हमने रैंडम शेप ले लिया वायर का, एक देखो हमने ऐसा शेप ले लिया वायर का, ये अपने एक रैंडम शेप ले लिया वायर का, ये वायर AB है, रैंडम शेप ले लिया है ना। और इस रीजन में ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे अंदर की ओर, ये हमने रैंडम शेप ले लिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम छोटा सा एक सेगमेंट ले लेंगे, ये सेगमेंट हमारा स्ट्रेट रहेगा, ये हमने एक स्मॉल सेगमेंट ले लिया, ये DL वेक्टर, ये स्मॉल सा सेगमेंट ले लिया है ना। ये ध्यान रखना है मैंने एक स्मॉल सा सेगमेंट ले लिया DL वेक्टर, और ये सेगमेंट जो देख रहे हैं मान लेते हैं कि ये वायर इस वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है, मान लेते हैं कि एंगल थीटा बन रहा है, मान लेते हैं क्या बन रहा है, इस सेगमेंट से एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, ठीक है। तो और मैग्नेटिक फील्ड हमें ये दी है, ये B वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड दी है ना। यहाँ पर डायरेक्शन की दिखाने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि मैंने यहाँ पर वेक्टर फॉर्म ले रहा। तो इस सेगमेंट में एक जो अपना चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं, अब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव करेगा। अच्छा, चार्ज पार्टिकल क्यों मूव करेगा पहले, तो क्योंकि इस चार्ज पार्टिकल पर लगेगा फोर्स। इस वायर के अंदर बहुत सारे फ्री चार्ज पार्टिकल्स हैं, उसमें से एक चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं। वैसे फ्री चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन होंगे, मैं एक पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ। तुम यही कहानी इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से कर सकते हो, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो हमने एक चार्ज ले लिया, इस चार्ज पे फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल जो इस वायर के अंदर है, इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितना होगा, तो तुम फोर्स लिख सकते हो F वेक्टर इज इक्वल टू Q इनटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये लिख सकते हो ना, ये होगा फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। अब इस फोर्स की वजह से ये चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं यहां से यहां तक क्रॉस कर रहा है, इसको क्रॉस कर रहा है, ये लेंथ को क्रॉस कर रहा है। तो वर्क निकाल लेते हैं कि कितना वर्क करना पड़ेगा। वर्क लिख लो, यहां पर क्या लिखना है, वर्क, ठीक है, डन by this force, work is done by this force on charge Q in passing through DL vector।
on charge q in passing through dl vector थ्रू डीएल वेक्टर। तो ये वर्क निकालना है, तो वर्क मान लेते हैं ये डी डब्ल्यू वर्क हुआ है ना, ये फोर्स जो वर्क करेगा इस चार्ज को इतने से पास करने के लिए, मूव करने के लिए, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। तो ये हो जाएगा वर्क का फॉर्मूला, एफ वेक्टर कितना है, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये हो जाएगा ना फॉर्मूला। ठीक है, तो फिर इसके अक्रॉस कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, या फिर कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो वो देख लेता है। सो ईएमएफ इंड्यूस्ड विद इन डीएल वेक्टर, ये कितना होगा, तो ईएमएफ जो होगा वो मान लेते हैं कि हमने ये डी माना, वो होगा डी डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये फॉर्मूला तो हम पढ़ चुके हैं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि यहाँ पे वर्क अपॉन चार्ज ही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो वही चीज की इसके अक्रॉस पोटेंशियल या डिफरेंस कितना होगा, तो ये लिख सकते हो। तो याद आएगा तुम्हारा वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। तो फिर अगर मैं ये टोटल ईएमएफ इंड्यूस निकालना हो ए और बी के अक्रॉस, ये एंड ए बी के अक्रॉस, तो हम कर देंगे इसको इंटीग्रेट, तो ये आ जाएगा मेरा जनरल फॉर्मूला। देखो ये मेरा जनरल फॉर्मूला है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर इसको ऐसे मान लेते हैं, ऐसे ठीक है, ये है अपना यहां जनरल फॉर्मूला, इसको नोट करो जल्दी से। तो इसको देखो मैं समझाता हूं। और हम लोग यहाँ पर ए से बी तक का फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन का लिमिट कहां से कहां तक, फ्रॉम ए से बी तक ना, अक्रॉस ए टू बी। तो हम डीएल वेक्टर में चार्ज को ऐसे मूव कर रहे हैं, ए से बी जा रहा है चार्ज पार्टिकल, इसलिए हम लोग इंटीग्रेशन ए से बी तक कर रहे हैं। एक ये तरीका है, एक और मेथड है ये फॉर्मूला प्रूव करने का। ये जनरल केस में हम इसको फर्स्ट मेथड बोल सकते हैं, कि तुम ऐसे भी सोच सकते हो, है ना। एक और मेथड है, देखो यहां पर नहीं, जो मेथड मैंने पिछली वाली जो अपना यहाँ पर कौन सा केस किया था, स्पेशल केस किया था, उसी के लिए, कि जैसे ही चार्ज ऐसे मूव करेगा, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ मूव किया मान लेता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी तो वो और चार्ज को ऐसे इजीली मूव ना कर पाए, उसको रोकेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको रोकेगी कि नहीं मूव कर पाए। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एकदम बैलेंस हो जाएगा, तो हमें पता है कि हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसके अक्रॉस ईएमएफ अपना तब एकदम परफेक्टली यहाँ बन जाएगा जब हमारे चार्ज पर, कोई भी एक चार्ज पर यहाँ पर टोटल जो फोर्स है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा तभी यहाँ पर ईएमएफ आ पाएगा। तो ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि उस पर नेट फोर्स जीरो होगा। बाकी का स्टेटमेंट नहीं यहाँ लिखा, स्टेटमेंट में मैं बस समझा रहा हूँ ना। तो ये कंसिडर कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा ई वेक्टर आ गया तुम्हारा माइनस ऑफ वी वेक्टर क्रॉस ये बी वेक्टर आ गया। अब हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर है वहां पे हमने सीखा है, क्या सीखा है हमने, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, एक तो चीज याद, क्या सीखा हमने, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर ये डॉट ये डीएल वेक्टर, ये सीखा है ना हमने। ठीक है, कि पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऐसा डेवलप होता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो उसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो इन दोनों से हमें क्या मिल जाएगा,
ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा डेवलप हो रहा है, इसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मोशनल ईएमएफ बोल रहे हैं, इसी को हम लोग मोशनल ईएमएफ बोल रहे हैं ना। तो ये उसको हम लोग ई लिख देते हैं, मोशनल ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल दो, अक्रॉस ये एंड्स ए एंड बी। इसको देखिए अपना यहाँ पे माइनस, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या लिखिए, माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। देखो ये माइनस माइनस प्लस आ गया, तो ये मेरा फाइनल फॉर्मूला आ गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट करते हैं हम लोग जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं।